नमस्कार, बिग फाइट में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। हमारे देश के नेता और वादों का रिश्ता चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी एक जैसा होता है। नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, सपने दिखाते हैं और हम इनके पूरे होने की सिर्फ और सिर्फ उम्मीद करते नजर आते हैं। इन सब के बीच क्या ये वादे पूरे होते हैं, खासकर जब मसला शहरी विकास से जुड़ा। शहरी विकास को लेकर सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मसलन टाउन प्लानिंग पर काम क्यों नहीं होता, क्यों विकास के प्रोजेक्ट सरकारों के साथ बदल जाते हैं, क्यों डेवलपमेंट और डैमेज एक साथ चलते हैं, अगर विकास है तो विरोध क्यों होता है, और क्या कागजों का विकास जनता को पसंद नहीं, या फिर लोग जानते हैं कि विकास सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही होता है, धरातल पर नहीं। आज इस सच को जानने की कोशिश होगी और इस दौरान स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। उनसे सवाल जवाब करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आप भी हमें फोन कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो आज बात होगी शहरी विकास को लेकर, बात होगी टाउन प्लानिंग को लेकर। तो जाहिर सी बात है, एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं इंट्रोड्यूस जल्दी से कर देता हूं मेरे साथ कौन कौन पैनल का हिस्सा आज के प्रोग्राम में बनने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है HS संचेती, जो कि टाउन प्लानर हैं। मेरे साथ हैं जयपुर के महापौर निर्मल नाहटा जी। मेरे साथ भागीरथ चौधरी जी जुड़े हुए हैं और साथ में मेरे माफ कीजिएगा भागीरथ शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे साथ पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल भी इस चर्चा में बनी रहेंगी। पूर्व महापौर और महापौर मेरे साथ होंगे। क्या काम किए गए और क्या काम होने वाले हैं और किस तरीके से इसको चलाकर एक अच्छे शहर की नींव रखी जाएगी, इस मुद्दे पर बात यहां पर करेंगे। देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में वसुंधरा राजे की सरकार के गठन के बाद से ही विकास के मॉडल वक्त वक्त पर चर्चाओं में रहे। शहरी विकास को लेकर बड़े बड़े दावों के बीच जनता को अब हकीकत से दो चार किए जाने का वक्त है। केंद्र सरकार 6 महीने पूरे करने जा रही है तो प्रदेश की राज्य सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। क्या ये वक्त विकास की रफ्तार को आयाम देने के लिए काफी नहीं है? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि आज के दौर में शहरों में ड्रेनेज कंट्रोल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्किंग, लाइट्स और रोड के साथ ही पक्के घर और सफाई जैसे मसले समस्याएं बने हुए हैं। मुंबई और कोलकाता में ये परेशानी कम है पर खत्म नहीं, लेकिन राजस्थान के हर शहर में ये परेशानियां शुरुआत से लेकर आज तक जस की तस है। नरेंद्र मोदी सफाई की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये महज एक जलसे का हिस्सा लगता है। सड़कें नई बनती तो हैं, टूटने को लेकर मियाद खुद ठेकेदार तय नहीं कर सकता। राजधानी में सर्किलों को हटाए जाने पर मंत्री और उनके महकमे के अफसरों के बीच दो राय का हश्र हम आए दिन देख रहे हैं। कहने के लिए तो शहरी विकास का अहम हिस्सा टाउन प्लानिंग होता है, पर सच ये है कि शहर बस जाते हैं और प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। वोट के लिए बस्तियों का अवैध से वैध बनना ही नया नहीं है। ऐसे में क्या शहरी विकास के बाद वादे और दावे बेईमानी तो नहीं? क्या शहरों में विकास का मतलब सिर्फ फाइलों का पुलिंदा होती है? क्या स्थानीय निकायों में विकास का सरोकार सिर्फ चुनावी वादे होते हैं? क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं? क्योंकि वादे वोट लाते हैं और कामों का नाता अक्सर विवादों से रहता है। वाकई वादे वोट जरूर लाते हैं, लेकिन विवादों के साथ काम का नाता जुड़ जाता है। क्या ये एक बड़ी वजह है कि काम धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं? सबसे पहले मैं जयपुर के मेयर निर्मल नाहटा जी आपका रुख करूंगा और जानना चाहूंगा एक बेसिक सा सवाल, शहर की परिभाषा किस इलाके को दी जाए? शहर की परिभाषा पिछले सालों में शहरीकरण इतनी तेजी के साथ हुआ, योजनाएं बनी, कुछ धरातल पर भी उतरी
किंतु निर्मल मुझे जी, कहीं निर्मल कहीं जी, लगता है सीधा सा सवाल, हाँ। कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए कि इसको शहर कहा जाए? बेसिक नीड्स है शहर की, ड्रेनेज हो, पूरी सड़कों मुकम्मल हो, ड्रेनेज हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, पार्किंग की मुकम्मल व्यवस्था हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सुविधाजनक हो जी, और जो एक शहरी, जो एक आम आदमी की सुविधा की जो चीजें होती है वो मुकम्मल होनी चाहिए और उसकी रीच क्या में होनी आपको चाहिए। लगता है कि आज प्रदेश में कोई भी ऐसा शहर है जो आपने सुविधाएं गिनाएं उसके ऊपर 100% खरा उतरता है? देखिए 100% तो खरा नहीं, किंतु हम एक प्रयास बराबर करते रहते हैं, आम आदमी की जिंदगी खुशहाल रहे, मुकम्मल रहे, जिसके लिए बराबर प्रयास रहते हैं। ये व्यवस्था सतत चलती रहती है, प्रयास निरंतर जारी है। हाँ। ज्योति जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, पूर्व महापौर यहां पर रह चुके हैं, आपके हिसाब से शहर की परिभाषा क्या है और क्या आपको लगता है कि 66 साल बाद भी राजधानी जयपुर को एक अच्छा शहर कहा जा सकता है? देखिए विजेंद्र जी, हम यूँ तो नहीं कह सकते कि जयपुर शहर एक अच्छा शहर नहीं है। जयपुर शहर की अपनी एक पहचान है, पूरे विश्व में पहचान है, अपने हेरिटेज को लेकर के पहचान है, अपनी सुंदरता को लेकर के पहचान है। इसलिए ये कह देना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 100% क्या कहा जा सकता है, मैं मानती हूँ 100% नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी स्थिति हो जिसमें हम यूँ कहें कि जयपुर शहर को एक अच्छा शहर ही नहीं कह सकता, उससे भी शायद वो कहना भी शायद उचित नहीं होगा। मेरा यहाँ पर मतलब सिर्फ अच्छे शहर से ये है कि क्या जयपुर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, क्या सड़कें अच्छी हैं, क्या अस्पताल के अंदर तमाम सुविधाएं यहाँ पर मिलती है, क्या आज भी अच्छा पानी यहाँ पर लोगों को पीने के लिए मिलता है, क्या इन सारे पैरामीटर्स पर जयपुर आज भी खरा उतरता है? बिल्कुल नहीं विजेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है कि हम यूँ नहीं कह सकते हैं कि 100% इन सब चीज़ों पर चलता है। और इसमें सही बात है कि टाउन प्लानिंग की जहाँ बात आती है कि वो हम प्लानिंग किस तरीके से कर रहे हैं, मास्टर प्लान बन रहा है, किस तरह की बिल्डिंग्स होनी चाहिए, वो सब कागजों में तो होता है जी, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट उसी तरीके से हो पाता है जिस तरीके से प्लानिंग की जाती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ज्योति जी मेरे साथ, क्योंकि HS संचेती जी जुड़े हुए हैं, टाउन प्लानर हैं। संचेती जी, मैं आपसे ही सवाल करूंगा, क्या वाकई में आपको लगता है कि आज शहर जब बसता है तो प्लानिंग के हिसाब से बसता है या फिर अवैध निर्माण होते चले जाते हैं और फिर उनको नियमन करके शहर का हिस्सा बना दिया जाता है? ऐसा है कि किसी भी शहर के विकास के लिए नियोजन बहुत ज़रूरी होता है। नियोजन ऐसा है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए नहीं होता कि 5 साल के लिए बना दिया, 2 साल के लिए बना दिया जी। मास्टर प्लान जो बनाया जाता है वो 20 वर्ष के लिए बनाया जाता है, कम से कम न्यूनतम। और वो इसलिए बनाया जाता है कि आगे भविष्य में आने वाले समय में शहर का विजन कैसा होगा, कैसे शहर का विस्तार होगा, शहर में क्या कमियां हैं, किस किस कमियों की कैसे पूर्ति हो सकती है, बजट की अवेलेबिलिटी क्या है, फेजिंग करके अवेलेबल बजट के हिसाब से उनको विकास किया जा सकता है। लेकिन संचेती जी, ये तो वो बातें होगी जो कागजों पर दिखाई जाती हैं, धरातल पर क्या वाकई में इनके हिसाब से काम होता है या फिर जब उसका वक्त खत्म होने लगता है तब वो योजना जमीन पर आती है और उसके बाद हाल फिर वही हो जाते हैं जो 10 साल पहले थे? मास्टर प्लान बनने के बाद जोनल प्लान का मैंडेटरी प्रोविजन है मास्टर प्लान में, जोनल प्लान बनना चाहिए। जोनल प्लान में एक ऐसा रिफ्लेक्शन आता है कि जिसमें कि शहर में क्या कमी है और क्या चाहिए एक पर्टिकुलर सेक्टर को। जैसे पूरे जयपुर को 20 से 30 सेक्टर में बांट के उस पर्टिकुलर जोन की प्लानिंग की जाती है। जोन प्लानिंग में जैसे ही उसका सर्वे होता है, आपको ऐसी प्लानिंग नजर आती है? जोनल प्लान्स, अभी मास्टर प्लान अप्रूव हुआ, उसके बाद जोनल प्लान एक सेकंड एक्सरसाइज जो कि बहुत ज़रूरी है। जोनल प्लान से ही उसका ये रिफ्लेक्शन आता है कि शहर में क्या कमी है और आगे आने वाले समय में उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या आवश्यकता है, दोनों का असेसमेंट करके। चाहूंगा यहाँ पर समझ में ये आता है कि प्लानिंग होती है, प्लानिंग के हिसाब से काम होता है, कागजों के अंदर इसी तरीके से काम होता है, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि जो कागज के अंदर काम होता है जमीन पर वैसा ही होता है? जाहिर सी बात, आप भी इसके साथ इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वजह क्या है? वजह ये है कि एक तो सवाल मेरा भागीरथ जी से। हाँ, देखिए मास्टर प्लान्स तो हर शहर की बनती है जी और लॉन्ग टर्म प्लान बनती है जी। जोनल प्लान जैसे संचेती जी ने कहा वो सब जगह नहीं बन रही है जी। और मास्टर प्लान हो चाहे जोनल प्लान हो, पब्लिक ओपिनियन बहुत इम्पोर्टेंस रखती है जी। हमारे यहाँ पब्लिक ओपिनियन लेने का बहुत वाइड जो है कोई सिस्टम नहीं है जी। मैंने बाहर की कंट्रीज़ को भी स्टडी किया था, मेरा ट्रेनिंग का पार्ट था। लोकल गवर्नमेंट मैंने ब्रिटेन का स्टडी किया है जी। काउंटी काउंसिल के एक महीने अटैचमेंट में रहा हूँ। वहाँ कोई छोटी सी सड़क भी निकलती है, शहर के अंदर कोई भी तब्दीली होती है तो पूरी पब्लिक ओपिनियन ली जाती है, महीने भर तक जो है नोटिस जारी होते हैं, सबसे पूछा जाता है
ऑब्जेक्शंस आते हैं, उनका निपटारा होता है और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होता है। जी यहाँ का मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि रेलवे स्टेशन से जो ब्रिज बनी है जी ओरोविक्टी की तरफ, उसका कोई यूज़ नहीं है। जी ब्रिज बननी चाहिए थी इधर से, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक जो है कलेक्टेड की तरफ का है, जी तो वो ट्रैफिक जाम आज भी रहता है। पब्लिक ओपिनियन ली जाती है, पब्लिक के ओपिनियन के हिसाब से किया जाता है। यानी कि भागीरथ जी आप कहना चाहते हैं कि पब्लिक से सिर्फ वोट लिया जाता है, ओपिनियन यहां पर नहीं ली जाती है। अब मैं निर्मल जी आपका रुख करना चाहूंगा, क्या वाकई में लगता है कि जो योजनाएं बनती हैं वो सिर्फ वोट बैंक की वजह से बनती हैं? क्योंकि जयपुर के अंदर मेट्रो चलाने की बात हुई, गहलोत सरकार के दौर में मेट्रो चली, दिसंबर 2013 में उसको जनता को मिल जाना चाहिए था, अभी तक अता पता उसका है नहीं कि कब मिलेगी। बीआरटीओ वसुंधरा सरकार के टाइम में बना, गहलोत सरकार के अंदर आकर वो जीरो हो गया, उसके बाद फिर उस पर काम चल रहा है, अता पता अभी भी कुछ है नहीं। क्या योजनाएं जो बनती हैं वो सिर्फ वोट बैंक को लेकर बनती है, सुविधाओं को लेकर और लोगों को ध्यान में रखकर नहीं बनती है? नहीं, देखिए मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि योजनाएं सिर्फ वोट बैंक को लेकर बनती है। जैसा कि अभी संचेती साहब ने कहा कि मास्टर प्लान 20 साल के या 25 साल के लिए बनाए जाते हैं और ये बराबर सतत प्रक्रिया है। सरकारें तो आती है चली जाती है, किंतु बेसिक हमारी जो पॉलिसी है वो चलती रहती है। मैं आपको बताना चाहूँगा 286 साल पहले जयपुर शहर का महाराजा जय सिंह जी ने बनाया इसको जी। और जयपुर शहर में आपकी इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि जयपुर शहर में आपने जो किंतु परंतु लगाया, जयपुर शहर आज दुनिया का बेहतरीन शहर है। हो सकता है हमारी कुछ कमियां हो, आने वाले समय में दूर होगी, किंतु जयपुर की दुनिया में कोई सानी नहीं है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जयपुर में आता है, जयपुर, दिल्ली, आगरा, इनको देखने के लिए आते हैं। व्यवस्थाएं और जो आपकी प्लानिंग है वो समय के साथ साथ बदलती भी रहती है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई जमाने में जयपुर शहर में नीचे दुकान ऊपर मकान, पूरा वही कंसेप्ट चलता था। चार दीवारी में पार्किंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी, गाड़ी घोड़ी नहीं थी, पार्किंग किस बात की। किंतु हमें फ्लेक्सिबिलिटी और समय के साथ योजनाओं में परिवर्तन भी करना चाहिए, वो परिवर्तन भी होते हैं, उसी हिसाब से योजनाएं मॉडिफाई होती हैं। चलिए, वोट बैंक का आपने नहीं, इतिहास वोट का बैंक जिक्र यहाँ पर किया, इतिहास का जिक्र मैं भी थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर कर देता हूँ। आप अगर मैं गलत हूं तो मुझे रेक्टिफाई कर देना। लगभग 150 साल पहले राजा ने यहाँ पर बाकायदा इस तरीके का निर्माण कराया कि आप नीचे से ही कचरा संग्रहण हो जाता था और उसके लिए प्रॉपर कचरा गाड़ी नीचे की तरफ चलती थी, जो कि पूरे कचरे को इकट्ठे करके जयपुर के बाहर लेती थी। आज इतने साल बाद भी हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाए कि आखिर जयपुर के कचरे का किया क्या जाए। क्या ये वाकई में एक प्लानिंग का हिस्सा है जिसके हिसाब से हम चल रहे हैं? नहीं, यकीनन ये एक प्लानिंग का हिस्सा है और मैंने तो खुद स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं हम इसमें पीछे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी तेजी से बिगड़ी। जयपुर शहर में इतनी तेजी से लोगों को बढ़े, आप देखिए राजस्थान में जयपुर ऐसा शहर है जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ सभी शहरों से बहुत ज्यादा है, लगभग दुगनी तिगनी है। और इस हिसाब से आज जो शहरीकरण हुआ, जो व्यावसायीकरण हुआ, जो व्यापारीकरण हुआ, उसे हमारे जो भी योजना करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले को एंटिसिपेट नहीं कर सके। आपका ये सोचना कि भी कचरा राजा जी के टाइम में उठता था, कचरा तो आज भी उठता है, किंतु उसमें जो हमें गति देनी चाहिए थी कहीं ना कहीं, लेकिन आज तक एक प्रॉपर योजना इसके लिए नहीं बन पाई है। संचेती जी मैं आपका रुख करूंगा, यहाँ पर प्लानिंग की बात की गई इन्होंने, क्या वाकई में प्लानिंग इस सोच के साथ बनती है कि अगले 10 साल के अंदर जयपुर के अंदर इतनी पॉपुलेशन होगी, इतना एरिया में इस चीज के लिए चाहिएगा, इतना एरिया में इस चीज के लिए चाहिएगा, और उसके हिसाब से काम होता है? या फिर योजना बना दी जाती है और 10 साल बाद जब हम वापस आकर देखते हैं तो हालात वही नजर आते? क्या एक एग्जैक्ट फिगर के साथ काम किया जाता है? मास्टर प्लान जब किसी भी शहर का बनाया जाता है, जयपुर शहर का जो मास्टर प्लान बनाया उसमें जैसा कि मेयर साहब ने कहा जी, नाटा साहब ने, कि एक ट्रेंड होता है किसी भी शहर के विकास का। जैसे जयपुर शहर को लें तो पुराने शहर की, अकेले पुराने शहर जिसका कि 6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, उसमें 6 लाख आबादी में 1 लाख पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की वहाँ की घनत्व है, जबकि ये जो ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था उससे बहुत कम आबादी था। आज उसका कंजेशन इतना बढ़ता जा रहा है, व्यापार इतना अंदर बढ़ गया है कि वो पार्किंग की सुविधा, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आज आपको पुराने शहर में लगती है। अदरवाइज आज भी पुराना शहर सस्टेन कर रहा है। जहाँ तक नए शहर का सवाल है, आप ये समझिए 50 to 60 लाख यहाँ की आज की पॉपुलेशन है और 10 लाख पॉपुलेशन ऐसी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जो कि यहाँ लोग रोज आते हैं जाते हैं किसी भी वजह से, चाहे व्यापार से आते हैं, चाहे सर्विस की वजह से आते हैं, चाहे कोर्ट की वजह से आते हैं, चाहे पढ़ने की वजह से आते हैं।
तो 10 लाख का जो ये एडिशनल फ्लोटिंग पॉपुलेशन का दबाव है वो भी पड़ता है। बीकानेर से मेरे साथ मेरे दर्शक जाकिर जुड़ चुके हैं। जाकिर, क्या कुछ कहेंगे? लगता है ज्यादा वक्त हमने ले लिया, वो इंतजार कर कर कट गए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाते हैं, लेकिन सवाल इसके बाद यह होगा कि जो योजनाएं गहलोत सरकार में चलती हैं वो बीजेपी सरकार में आकर उनकी गति धीमी क्यों हो जाती है, और जो बीजेपी सरकार में चलती हैं उनकी गति आकर कांग्रेस सरकार में धीमी क्यों हो जाती है। और सवाल यह भी होगा कि जब अब शहर को बसाने की बात होती है तो क्या वाकई में आम आदमी के लिए फुटपाथ पहले बनाया जाता है या फिर हाईवे की बात पहले की जाती है? छोटे से ब्रेक के बाद। ये बिल्कुल खानापूर्ति का ही ऑफिस बनकर रह गया। आज तक ये लंबी योजनाएं लेकर चले हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट आज तक कहीं नहीं हुआ। सिर्फ एक खानापूर्ति रह गई है कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप कोई भी अपनी शिकायत लेकर के जाते हैं, आप सिवाय सांत्वना के कुछ नहीं मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक अधिकारी दूसरे ऑफिस में भेजेगा, दूसरा तीसरे में भेजेगा, सिर्फ एक खानापूर्ति। सरकार कांग्रेस की थी, अशोक गहलोत उसके मुख्यमंत्री थे। उस समय तो राजस्थान सरकार ने जो भी योजना बनाई थी शहरी विकास योजना की, वो खानापूर्ति नहीं थी। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, तो धोखाधड़ी से आई है, युवाओं को गुमराह करके आई है, तब से ये सरकारी योजनाएं सिर्फ खानापूर्ति और महज एक बिंदु बनकर रह रही हैं। निश्चित रूप से हम अपने अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। कहीं बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों के इन्वॉल्वमेंट, इनके इंटरेक्शन के माध्यम से एक हम कहीं ना कहीं एक रोड मैप बना करके आगे बढ़ने की बात रहती है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की CAA की ये पार्टनरशिप समिट जो कल से चालू हुई है, उसमें जिस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो विज़न दुनिया भर से आए लोगों के सामने राजस्थान के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में रखा है, जो पोटेंशियल्स के बारे में रखा है राजस्थान के, और किस किस तरह के स्कोप यहाँ पे हैं जिसमें कि इन्वेस्टर्स आकर के अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और राजस्थान उनके स्वागत के लिए किस प्रकार तैयार है। ये एक नए रास्ते की शुरुआत करेगा। डेफिनेटली बहुत गति मिलेगी। सरकार ने जो चुनाव में घोषणा करी थी 15 लाख को हम नौकरी देंगे, इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और शहर भी विकसित होंगे, गांव भी विकसित होंगे, शहरों में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे बहुत बड़ा फायदा है और सरकार ये जो काम कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें पूरे विश्व से लोग आए हैं और एक बहुत बड़ी विकास की योजना इसमें बनने वाली है, उसकी क्रियान्विति होने वाली है। तो आपको आज का सवाल बताते हैं कि हमने दर्शकों से सवाल क्या पूछा था। सवाल था, क्या शहरी विकास कागजों में सिमट कर रह गया है? इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हो रहा है या नहीं। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल वही था कि क्या शहरी विकास कागजों में सिमट कर रह चुका है? दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जाकिर बीकानेर से हैं। जाकिर, क्या कुछ कहेंगे? सर, मेरा कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दो सवाल है, एक कांग्रेस से एक बीजेपी से। जी सर, मेरा ये कहना है कि सब वोट बैंकिंग का कारण है, और दूसरी बात है हमारे हाल ही बीकानेर के अंदर एक नाला बन रहा है हमारे ही पड़ोस के अंदर, वहाँ पे सिर्फ दीवारें खड़ी हुई है, ना कि नीचे फर्श डाला जा रहा है। फिर फर्श नहीं है तो कच्चा रहेगा, तो सीलन वगैरह मकानों में या फैक्ट्रियों में वो आएगी। दूसरी बात है कि जो कांग्रेस से जो योजना लाती है उसमें बीजेपी ब्रेक लगा देती है, जो बीजेपी योजना लाती है कांग्रेस लगा देती है। अभी 10 साल से कांग्रेस का राज था, तो बीजेपी वाले ने उस सारी योजना पे ब्रेक लगा दे। तो ये क्या एक दूसरे की वोट बैंक की है कि भाई मैं अच्छा करूं, इनसे इनकी योजना फेल करके मैं अपना काम। चलिए जाकिर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम समझ गए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। भागीरथ जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। मेट्रो आती है गहलोत सरकार के अंदर, अब उसकी गति धीमी हो जाती है। रिफाइनरी की बात होती है, गहलोत सरकार जोर शोर से उठाती है, बीजेपी सरकार उसको लेकर मंथन करती है। तमाम जो कागज इकट्ठे होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा होते हैं। क्या यह कहा जाए कि सरकार बदलने के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी का भी एक ही मुद्दे को लेकर नजरिया बदल जाता है और समस्या वहां से शुरू हो जाती है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी का नजरिया तो नहीं बदलता है जी,
और जो स्कीम्स चल रही है उनको कंटिन्यूटी मेंटेन होती है जी। लेकिन पॉलिटिकल नज़रिया थोड़ा सा बदल जाता है, जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जी। मैं एक एग्जांपल दूंगा। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे अंत्योदय योजना, जिसको मैंने मॉनिटर किया था नेशनल लेवल, स्टेट लेवल से, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। श्रीलंका में, कई दूसरी कंट्रीज़ में शुरू की गई लोगों ने, और जो ही गवर्नमेंट बदली और अंत्योदय का नाम सुनना भी जो है मुश्किल हो गया, और बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं वो अंत्योदय का नाम मत लीजिए जी। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जो अच्छी स्कीम्स है, जो कंटिन्यूटी में चल रही है प्लान, उसको आगे चलाना चाहिए। सेज का एक एग्जांपल है, सेज धीमी पड़ गई। क्यों पड़ गई? ब्यूरोक्रेसी के कारण नहीं पड़ी जी। तो पॉलिटिकल विल होती है, उसके हिसाब से काम होता है। नीति पॉलिटिशियंस बनाते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी करती है। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब गहलोत सरकार आती है तो कहते हैं कि मेट्रो जो है वो फायदे का सौदा है। अब बीजेपी सरकार आती है तो कहते हैं कि मेट्रो की वजह से करोड़ों का घाटा होगा। ब्यूरोक्रेसी वही है, कैलकुलेशन वही है। तो क्या सीधा सीधा ये कहा जाए कि जो नेता हैं वो ही कैलकुलेट यहाँ पर करते हैं और जुबान ब्यूरोक्रेसी की होती है? नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी कैलकुलेट करती है, लेकिन ऊपर से जो डायरेक्शन होते हैं उसके हिसाब से जो ऊपर नीति निर्धारित होती है उसके हिसाब से करते हैं। और सही मायने में अगर जनरल ओपिनियन ली जाए पब्लिक की, या मेरा पर्सनल व्यू अगर पूछा जाए, तो मेट्रो घाटे में रहेगी जी। क्योंकि मेट्रो को तो सैटेलाइट टाउन से जोड़ना चाहिए, आसपास के वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है जी। आज चांदपॉल के अंदर जो है एक आदमी गाड़ी को पार्किंग करके जाएगा जी। और वहाँ उतर करके फिर पैदल चलना पड़ेगा जी। पार्किंग देगा, वहाँ जाएगा। वो कोई औचित्य नहीं कि शहर को अपन डिस्टर्ब करें। ज्योति जी, आप जवाब देना चाहेंगे कि आखिर मेट्रो को यहाँ पर शुरू किया गया, क्योंकि इस सवाल पर मैं भी आना चाहता था, क्या वाकई में राजधानी जयपुर की जरूरत है मेट्रो? बिल्कुल, निश्चित रूप से। अगर हम वर्ल्ड क्लास सिटी की बात करें और आगे आने वाले समय में, जैसा भी सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि जयपुर शहर का जो फिफ्थ ग्रोइंग सिटी के रूप में, न केवल राजस्थान में, पूरे देश में फिफ्थ ग्रोइंग सिटी के रूप में जयपुर शहर जो है वो निकल करके सामने आया है। ऐसे में ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को आगे बढ़ाना, ठीक बात है, उसको आगे सैटेलाइट टाउन तक जोड़ना चाहिए, लेकिन फर्स्ट फेज में काम तो फेजेज में ही होगा और वो फेज में होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही, लेकिन लगता नहीं कि अगर ये 10 साल पहले यहाँ पर इस पर काम होता तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। तो आप खुद सोचिए, अगर हम इसके बारे में अगर हम आगे आने वाले 5-7 सालों के बाद सोचते तो कितनी परेशानी होती और तब हम इसमें किस तरीके से काम कर सकते थे। लेकिन आज वाकई बहुत ही, फिर क्या वजह रही कि इसकी रफ्तार को धीमा कर दिया गया? मैं अपनी बात पूरी करूं, एक मिनट। आज ये मेट्रो, ठीक बात है, बहुत तेज गति से चल रही थी और अब इसमें जिस तरह से ब्रेक लग गया कि नहीं अभी तो हमको चालू ही नहीं करनी, ये जो सोच है बिल्कुल गलत है। लेकिन दूसरी बात जो अभी यहाँ पे भागीरथ जी कह रहे थे कि केवल पॉलिटिकल विल की वजह से शहरी विकासों में नीतियों में परिवर्तन होता है, मैं नहीं मानती। एक संचेती साहब ने अभी कहा कि शहर जो है वो आज, पुराना शहर आज भी बहुत अच्छा है। आज अगर वहां पे समस्याएं खड़ी हो गई तो क्यों हो गई? आज भी वहां पर कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाना तो अलाउड है नहीं, किसी नीति निर्धारक ने वहां पे कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाना अलाउड किया नहीं, फिर भी वहां पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस तैयार हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज अगर पुराने शहर में अगर समस्याएं खड़ी हुई तो उसकी एकमात्र वजह ये है क्योंकि उससे हर चीज, पार्किंग की प्रॉब्लम बढ़ी, ट्रैफिक की प्रॉब्लम बढ़ी, रोक कौन लगाएगा? बहुत बड़ी बात। तो यही पर ब्यूरोक्रेट्स का, जब नीति निर्धारकों ने डिसाइड कर रखा है कि वहां पर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए। आप आज से 6 महीने पहले वहां आप खुद मेयर रही हैं यहाँ पर, बिल्कुल, आपने अपने वक्त के अंदर रोक क्यों नहीं लगाई? बिल्कुल, मैं आपको यही बात कहती हूँ। निर्मल नाटा जी भी मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत होंगे, क्योंकि इन्होंने भी समय समय पर इस बात को उठाया है जी। और हमने इस मामले में आवाज उठाई, मैंने तो खास तौर से आवाज उठाई, चाहे वो एम्पावर्ड कमेटी तक अपनी बात को पहुंचाना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना हो, चाहे मंत्री जी तक पहुंचाना हो, चाहे बोर्ड के सामने उस मामले को सामने लेकर के आना हो कि इस तरीके के अवैध निर्माण जो हो रहे हैं ये हमारी प्लानिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हैं, क्योंकि उससे हमारा ड्रेनेज सिस्टम खराब होता है, हमारी सड़क खराब होती है, निर्मल जी, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपके हाथों में आ चुकी है जयपुर शहर के लेकर, किस तरीके से आप काम करेंगे? क्या अतिक्रमण होते वक्त दिखाई नहीं देता और उसके बाद फिर प्रॉपर प्लानिंग करके अतिक्रमण हटाने की बात करती है? जीता जागता उदाहरण अमानी शाह नाला है, पिछले 15 सालों से अतिक्रमण हटाने की सिर्फ बात सुनी जा रही है, अतिक्रमण हटता नहीं। पृथ्वीराज नगर अतिक्रमण के वजह से वहां पर बस जाता है, उसके बाद आप उसको नियमित कर देते हैं। ऐसी सैकड़ों कॉलोनी यहां पर धीरे धीरे बस रही है। क्या प्लानिंग का हिस्सा यही है कि धीरे धीरे लोग बसाते जाएं और फिर उनको नियमन के रास्ते शहर का हिस्सा बना दिया जाए? देखिए, इसमें मैं मेरी एक बात रखना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति शहर में आता है जी, तो उसको रहने के लिए एक छत
एक मुकम्मल निवास की ज़रूरत होती है। कहीं न कहीं हमारे योजनाकारों में कमी रही कि हम उनको सही जगह आवास मुकम्मल नहीं करा सके। आप देखेंगे कि जयपुर शहर में जो योजनाएं आती है, जेडीए द्वारा आती है, अन्य निकायों द्वारा आती है, तो शहर जब बस जाता है, लोग बस जाते हैं, कॉलोनियां बस जाती है, तो हम पीछे से उसमें विकास करने के लिए पहुंचते हैं जी। तो कहीं न कहीं ये हमारी क्या प्लानिंग में कहाँ कमजोरी है, ये तो हमारे योजनाकार देखेंगे। किंतु इस प्लानिंग को अपने को हमें कम से कम जो भी आएगा, शहर जो तेजी से बढ़ रहा है वहाँ लोग रहने के लिए आएंगे, हम उनको मुकम्मल व्यवस्था पहले से दें। हम उनको यदि मुकम्मल व्यवस्था देंगे तो क्यों वो उसमें जाएंगे। नाडा जी, शायद यही सरकार का काम है। संचेती जी का रुख करना चाहूंगा। संचेती जी, आपको क्या यहाँ पर नजर आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि शहर बिगड़ता चला जाता है सुधरने की जगह? ऐसा है, ये कुछ चीज़ें नगरीयकरण जो कि विश्व की एक प्रवृत्ति है, अर्बनाइजेशन इतना फास्ट हो रहा है, और वो भी अगर आप इसका देखें ट्रेंड तो क्लास 1 सिटीज़ और मेट्रो में जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और ओवरथ्रस्ट है सारी पॉपुलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, या आपका वर्क सेंटर्स आप इसको मान लो, बड़े शहरों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो सारे आसपास के लोग, बाहर से लोग आके यहाँ बस जाते हैं। जैसा नाडा जी ने बताया कि अगर लोग आएंगे और बड़े शहरों में बसेंगे तो उनके लिए रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो पिछले 20 से 25 वर्षों में अगर आप एक ट्रेंड देखें, लैंड एक्विजिशन एक्ट जिसमें कि अमेंडमेंट किया जा रहा है, मास्टर प्लान बनने के बाद योजनाएं टेकअप की जाती, चाहे लोकल बॉडीज नगर निगम हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे जेडीए हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, लैंड एक्विजिशन किए बिना आप कोई योजना बना नहीं सकते हैं। गरीब लोगों के लिए मकान बनाना, जो कि बाहर से आते हैं, वो बहुत ज़्यादा कीमतों के मकान ले नहीं सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड की भी अपनी एक अहमियत है, वो भी गरीब लोगों को मकान देते हैं, जेडीए भी देती है, नगर निगम की भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। योजनाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन धरातल पर कितनी है? क्या प्लानिंग होते वक्त आम आदमी का ध्यान रखा जाता है कि वो सड़कों पर किधर से चलेगा? क्या साइकिल चलाने वाले के लिए आज सड़कों पर अलग से जगह छोड़ी जाती है? ज्योति जी, आप अपने महापौर जब आप रही हैं उस दौरान आपने कई देशों का दौरा किया है, वहां से रिपोर्ट भी कुछ तैयार हुई होंगी, अच्छी चीजें भी बनाकर लाई होंगी, क्या कुछ रहा था? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हमने बाहर भी जाकर के देखा, जैसे फ्रांस ट्रिप में तो संचेती जी और हम साथ ही थे, और हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर चौक को जो है वो डेवलप किया जाता है और वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। हमने कोशिश की बिल्कुल यहाँ आकर के ऑपरेशन परकोटा चलाया, जहाँ पे चौपड़ के खंडे जो इतने सालों से खाली नहीं थे उनको खाली करवाया। लेकिन सही बात है, कहीं ना कहीं जब राजनीतिक हित आड़े आते हैं तब ये काम अगर अच्छा हो रहा है तो दूसरी अपोजिट पार्टी को उसका अपोज ही करना होता है, उसमें साथ नहीं देना होता। मैं तो अवैध निर्माण के मामलों में कहना चाहूंगी, मैंने कई बार साथ चलने की कोशिश की कि आइए, अगर आपको लगता है यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है, अपन साथ चलते हैं, वहां साथ जाके खड़े होंगे, अधिकारी को वहां पे जरूर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन वो सहयोग जो है वो नहीं मिल पाया। आज की तारीख में भी हम ये देखने में आता है कि आज की तारीख में भी अवैध निर्माण उसी तरीके से बदस्तूर जारी है, और मुझे लगता है ये ऐसा घुन है जो हर प्लानिंग को फेल करता है। आप बदस्तूर, यानी कि अभी 5 साल जब आप रहे तब आप भी फेल रहे, क्योंकि उस वक्त भी रुका नहीं ज्यादा। मैंने लेकिन मेरी ओर से ये प्रयास किए गए कि उनको रोका जाए, उनके लिए बढ़कर के बोला जाए। अफसोस होता है कि कोई आगे आकर के इन मामलों को उठा करके उनकी खिलाफत ही नहीं करना चाहता है। चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरे साथ बीकानेर से दर्शक इंदिरा ओझा जुड़ चुके हैं। इंदिरा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा ये मानना है कि सरकारें जरूर बदलती है, लेकिन प्रशासन तो वही रहता है, प्रशासन नहीं बदलता जी। और ब्यूरोक्रेसी का इस मामले में मैं नहीं मानता कि ब्यूरोक्रेसी विकास के मामले में कहीं दोषी है जी। दूसरा जो मेरा ये कहना है, आपने कहा कि भी एक पार्टी की सरकार आती है दूसरी पार्टी की, तो ऐसा है कि काम विकास का हो जाता है, लेकिन श्रेय लेने की जो सोच है राजनीतिक पार्टियों के अंदर कि काम भी हो जाता है, उद्घाटन के चक्कर में 3-3 साल 4-4 साल विकास कार्य पड़े रहते हैं, नेताओं को टाइम नहीं मिलती इनके उद्घाटन करने और जनता को समर्पित करने के लिए, और लाखों रुपए लगा जाता है, लेकिन जनता के उपयोग में वो चीज नहीं आती। चलिए इंदिरा जी, शुक्रिया, हम समझ गए कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। भागीरथ जी, मैं आपसे सवाल का जवाब चाहूंगा, क्या सरकारें सिर्फ शिलान्यास तक विकास को समेट कर रखती है और उसके बाद जो चाहेगा वो उसको काम पूरा कर लेगा? मन किया तो पूरा होगा, नहीं तो फिर वो लटक जाएगा। दोबारा अगर उसकी सरकार आ गई तो काम गति पकड़ लेगा, नहीं तो ठंडे बस्ते में चला गया। देखिए, एक बात ज्योति जी ने जो कही कि बहुत प्रयासों के बावजूद भी नीचे ब्यूरोक्रेसी अवैध निर्माणों को रोक नहीं पा रही थी जी।
मेयर के अगर डायरेक्शंस के बावजूद भी कोई नीचे वाला काम नहीं करे जी, तो ये तो अपना प्रशासन की कमजोरी है। और कमजोरी क्यों है? आज 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जी, सारी चीज़ें जिन स्टेट्स के अंदर सारे पावर्स डेलीगेट कर दिए, पावर्स ही डेलीगेट नहीं किए, ऑल दी 3 Fs हैव बीन गिवन। जी, मतलब फंड्स दे दिए, फंक्शनरीज दे दिए और फंक्शंस दे दिए, सारे फंक्शंस दे दिए, और फंक्शनरीज जो दिए उनके ऊपर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी उनको दे दी है। माइनर पेनल्टी इम्पोज करने की आज कर्नाटका में, तमिलनाडु में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के मेंबर के नाते मैंने पूरी स्टेट्स को इनको सबको स्टडी किया था। सब जगह पर पावर्स है और वहाँ मेयर हो चाहे प्रधान हो प्रमुख हो, सब नीचे सारे फंक्शंस उनके अंडर में है। सारे डिपार्टमेंट्स जो कंसर्न है अर्बन डेवलपमेंट से, अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज के अंडर में है, तो उनसे वो काम ले सकते हैं और ताकत के साथ ले सकते हैं। नाटा साहब ने जो बात कही कि बाहर कि वो बहुत पॉपुलेशन आ रही है, उसके लिए तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये होनी चाहिए कि हम सैटेलाइट टाउन्स को डेवलप करें और उनको इतना ईजी कनेक्ट करें, कनेक्टिविटी ऐसी दें कि वो घंटे भर के अंदर, आधी घंटे के अंदर जयपुर शहर में पहुँच कर अपनी, आप देखिए कि लंदन की ओवर स्पिल पॉपुलेशन को बचाने के लिए सैटेलाइट टाउन्स जो है और जगह पर डेवलप हो रहे हैं और कनेक्टिविटी दे रहे हैं। तो ये तो खैर वो बहुत बड़ी बात है वहाँ की, लेकिन हम भी यहाँ कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। भागीरथ जी, मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। एक बड़ा सवाल यहाँ पर इन्होंने खड़ा किया है, लेकिन सवाल वहीं पर आकर शुरू होता है कि कागजों में बहुत कुछ हो सकता है। शायद कागज के अंदर अगले 5 साल के बाद जितने भी सांसद, विधायक और जितने भी पार्षद हैं, उनके हिसाब से हर गांव आदर्श गांव बन चुका होगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कागज के अंदर आंकड़ा जुटाया जा सकता है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद सवाल यही होगा कि क्या प्लानिंग वाकई में हम करते हैं या सिर्फ एक सिरे से जहां से शुरू होती है उसको खींचते खींचते आगे की तरफ चलने लगते हैं। छोटे से ब्रेक के निश्चित ही सरकार का दुर्मूल रवैया है। सरकार सिर्फ कथनी और करनी में अंतर है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। नीतियाँ एक जहाँ की नीति बनाई जा रही है उसकी जमीन पर आकर के बनाई जाए तो पता चल सकता है अधिकारियों को, नेताओं को क्या नीतियाँ तैयार करनी चाहिए।